बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे हम। इससे पहले जो है वो हमने डाटा कलेक्शन, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और बेसिक स्टैटिस्टिक की कैलकुलेशन कैसे होती है वो हमने सीखी। तो आज के लेक्चर में जो है वो हम प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी के लिए जो है कुछ बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होंगी, पहले उन पे वर्कआउट करते हैं और फिर जो है वो प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी में ये कुछ टॉपिक हैं जो कि हमने कवर करने हैं। काउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो वैसे तो आपको पहले से भी आती हैं, लेकिन इनकी रिवीजन कर लेंगे हम। कुछ थ्योरम है उनको भी डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ों में हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ने वाली है। दो तरह का वेरिएबल हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्रीट और रैंडम। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या होती है और वेरिएबल क्या होता है। हर ऑब्जर्वेशन वेरिएबल हो सकती है या हर वेरिएबल ऑब्जर्वेशन हो सकता है। अब हम थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिकॉर्डिंग, एनी न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। ब्लू कलर में आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, एग्जांपल गिवन है। क्लासिफिकेशन ऑफ अ काइन एज अ हेड और टेल। जब आप एक काइन को टास्क करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आएगा ना जब आप काइन टास्क करेंगे, तो एक हेड का ऑप्शन है और दूसरा टेल का। एक साइड पे पिक्चर बनी होती है काइन पे और दूसरी साइड पे कोई झंडा या 5 लिखा होता है जैसे। तो हेड और टेल उनमें हमने डिक्लेयर किया होता है क्या, कौन सा हेड है और कौन सा टेल है। क्या कोई तीसरा ऑप्शन होता है इसमें, इस क्लासिफिकेशन में? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आधा हेड आ जाए आधा टेल आ जाए? नहीं हो सकता। इसका मतलब है सिर्फ दो ही ऑप्शन है हमारे पास जब हम काइन टास्क करते हैं। आइदर हेड अपर फेस पे आएगा या टेल आएगी। तो दो क्लासिफिकेशन जो हैं, जो इसकी हमने इंफॉर्मेशन बताई है, इसको हम क्या कहते हैं? ये ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा? आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह हाइट ऑफ पर्सन, ये भी एक न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग है, इसको भी हम जो है वो ऑब्जर्वेशन कहेंगे। दूसरी तरफ आ जाए वेरिएबल, अ करेक्टरिस्टिक दैट वेरी विद इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट। ऐसा करेक्टरिस्टिक जिसके अंदर वेरी कर रही हो विद द इंडिविजुअल। एक ही करेक्टरिस्टिक डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट आंसर दे रही हो तो फिर हम उसको वेरिएबल का नाम देते हैं। अब लाजमी नहीं है कि वेरिएबल जो है वो करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो वेरिएबल भी हो, लेकिन हर वेरिएबल जो है वो अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन तो होगा ही होगा। अच्छा, इसमें एग्जांपल जो आपको नज़र आ रही है वो क्या है? एज, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगला है हमारी डेफिनेशन रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल जो है वो उसी तरह न्यूमेरिकल आउटकम ऑफ रैंडम प्रोसेस। अब रैंडम प्रोसेस आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या होता है कि एक ही चीज़ को आप जो है वो रैंडम वे में, मसलन आप एक डाई रोल करते हैं, जो लूडो आप खेलते हैं, तो उसके अंदर 6 फेस डाई होती है आपके पास। हर फेस के ऊपर जो है वो कुछ डॉट मौजूद होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो जो जब आप वो रोल करते हैं, डाई रोल करना का जो प्रोसेस है वो क्या है? एक रैंडमली आप थ्रो करते हैं ना। ऐसा नहीं करते आप कि उसको ऐसे पकड़ के फिक्स करके हाथ से रख दें नीचे ब्लाइंडली। आप क्या करते हैं? उसको रैंडमली थ्रो करते हैं और फिर जो अपर फेस पे डॉट अपीयर होते हैं उनको आप नोट कर देते हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल भी गिवन है रैंडम वेरिएबल की। तो रैंडम वेरिएबल जो है वो आता किधर से है, बनता कैसे है? वो रैंडम प्रोसेस से बनता है। इस वजह से कोई भी जो वेरिएबल रैंडम प्रोसेस से जनरेट हो, ऐसे वेरिएबल को हम रैंडम वेरिएबल का नाम देते हैं। तो टास्क अ काइन, सिंगल काइन को 10 टाइम हम टास्क कर रहे हैं। तो x जो है वो हमने अगर नंबर ऑफ हेड रखा हुआ है उसमें, तो जो नंबर ऑफ हेड बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? रैंडम वेरिएबल होगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक काइन को अगर आप 10 दफ़ा टास्क करें
तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो 10 के 10 दफ़ा ही हेड आए उस पर। ये भी ऑप्शन है कि 9 दफ़ा आए, 8 7 6 5 4 2 3 1 0, कोई भी हेड ना आए। तो ये सारे जितने भी पॉसिबल ऑप्शन है हमारे पास हेड आने के, 0 से लेकर 10 हेड आने के, ये हमारा क्या बन गया, रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हमने नंबर ऑफ हेड को जो है वो रैंडम वेरिएबल बनाया है। इसी तरह आप नंबर ऑफ टेल को भी बना सकते हैं। दूसरी एग्जांपल में आप देखें, टॉस अ कॉइन अनटिल अ हेड अकर। इसमें भी नंबर ऑफ टॉसेस जो है वो आपके जितने हेड अपीयर होंगे, टॉस अ कॉइन अनटिल अ हेड अकर, जब आपका पहला हेड आएगा उधर प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंट प्रोसेस है, इसमें इसको बर्नौली प्रोसेस शायद कहते हैं। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे मजीद डिटेल देखेंगे कि पहले आपकी टेल जब तक आती जाएंगी प्रोसेस आप रिपीट करते जाएंगे, उस काइन को टास्क करते रहे। जब भी फर्स्ट काइन आपका हेड दे देगा आपको, तब आपकी प्रोसेस को एंड कर देगा। ये हमने दो एग्जांपल देखी है रैंडम वेरिएबल की, कि इनके जो आउटपुट आएंगे, जो एक्स की वैल्यू आएंगी, वो क्या होंगे, रैंडम वेरिएबल होंगे। रैंडम क्यों है, क्योंकि ये रैंडम प्रोसेस से जनरेट किया गया वेरिएबल को। पहली बात है ये वेरिएबल तो हैं, जैसे हमने डेफिनेशन देखी है लास्ट स्लाइड पे, लेकिन हर वेरिएबल जो है वो रैंडम तो नहीं हो सकता। रैंडम वेरिएबल कौन सा होगा, जो किसी रैंडम प्रोसेस से आया होगा। कुछ मजीद एग्जांपल हैं, पॉइंट शोइंग ऑन अपर फेस ऑफ डाई, जैसे अभी मैंने जिक्र किया था कि 6 फेस वाली अगर आप डाई ले रहे हैं स्टैंडर्ड डाई, तो जो भी लूडो खेलती दफ़ा आप रोल करते हैं उसको, तो आपके ऊपर 2 डाट आए, 4 डाट आए, 6 डाट आए, 1 डाट आए, 0 तो नहीं आ सकता इस केस में। तो 1 से लेकर 6 तक जो डाट हैं आपके, वो इसमें रैंडम वेरिएबल बन जाता है। इस तरह टेस्ट लाइट बल्ब, लाइफ टाइम ऑफ बल्ब, आपके एनर्जी सेवर आजकल आए हुए हैं या ट्यूब लाइट हैं, तो इनकी कोई लाइफ होती है, ये कितने घंटे जो है वो आप स्विच ऑन रखेंगे तो ये उसके बाद एक्सपायर हो जाएंगे। ये कोई लाइफ होगी, हर किसी बल्ब की जो है वो लाइफ डिफरेंट होगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि आप जैसे देख रहे थे कि नंबर ऑफ डाई, जब रोल हम कर रहे थे, डाई रोल कर रहे थे, तो जो पॉइंट्स ऊपर आ रहे थे वो डिस्क्रीट नेचर के थे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह जब काइंड टास्क करने की बात थी वो भी डिस्क्रीट नेचर की। लेकिन जो लाइफ टाइम ऑफ बल्ब है ये डिस्क्रीट नेचर में नहीं हो सकता। हमें ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि जो है वो 2 घंटे किसी बल्ब की लाइफ होगी, 2 घंटे और 10 मिनट भी हो सकती है, 2 घंटे 5 मिनट और 3 सेकंड भी हो सकती है। इसका मतलब है कि ये एक कॉन्टीन्यूस मीडियम है, जो भी इसकी लाइफ होगी वो कॉन्टीन्यूस मीडियम की फॉर्म में होगी। लाइफ टाइम ऑफ बल्ब जो है वो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल बनेगा। अगली जो एग्जांपल है टेस्ट 20 लाइट, और एक्स जो है वो एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब है। तो जब 20 लाइट बल्ब हम टेस्ट करेंगे, उनमें जो ऑप्शन हमारे पास बनते हैं 20 लाइट बल्ब के टेस्ट होने के, जितने भी पॉसिबल ऑप्शन हैं, तो उनकी जो एवरेज आएगी हर दफ़ा 20 की, वो डिफरेंट आएगी। तो वो एवरेज लाइफ टाइम से जो नया वेरिएबल बनता है उसको भी हम एक, क्योंकि ये एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब है, तो अब ये आपका डिस्क्रीट बन जाएगा। सॉरी, डिस्क्रीट नहीं, ये भी कंटिन्यूस रहेगी। Discrete random variable or a discrete random variable can take only a discrete set of integer or whole number। कैसे पहचानेंगे, रैंडम वेरिएबल जो कि इंटीजर की फॉर्म में आए या होल नंबर की फॉर्म में आए उसे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का नाम देंगे। एग्जांपल कुछ गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, नंबर ऑफ फेसबुक फ्रेंड, या डिफरेंट आप जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, क्यों जो आपकी इंटीजर की फॉर्म में आती हैं या होल नंबर की फॉर्म में आती हैं, वो आपके डिस्क्रीट नेचर के वेरिएबल हैं। इसके अलावा भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। दूसरी तरफ है आपकी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, टेक एनी वैल्यू विद इन गिवन इंटरवल। ऐसे रैंडम वेरिएबल जो कि कोई भी इंटरवल की फॉर्म में आपकी वैल्यू लें,
उनको हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। मसलन हाइट, वेट, टेम्परेचर, ये चीज़ें आपकी क्या है, कंटिन्यूस मीडियम के अंदर आती हैं। टेम्परेचर आप देखते हैं, थर्मामीटर अगर आप लगाते हैं तो वो एक कंटिन्यूटी के साथ जो है वो उसके अंदर मरकरी आप जा रहा होता है। तो आजकल तो वो डिफरेंट वो तरीकों के भी आ गए हैं, लेकिन जो पुराने वाला थर्मामीटर हुआ करता था उसमें टेम्परेचर इसी तरह, आपका रूम टेम्परेचर भी, बॉडी टेम्परेचर भी सारे इसी तरह चेक होते हैं। इस तरह वेट वाली गेज जो है उसको भी आप देखें तो वो भी एक कंटिन्यूस वे में इंक्रीज हो रही होती है। हाइट वाला जो है उसमें भी हाइट आपकी डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर आ सकती है, तो इसका मतलब है ये भी आपका एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। लाइफ टाइम ऑफ बल्ब को ऑलरेडी हमने देख लिया, तो लाइफ टाइम ऑफ बल्ब जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, मिनिमम क्या होगी, 0 होगी, और जितनी उसकी आगे टी चलता जाएगा वो उसकी लाइफ कहलाएगी। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट से पहले हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट अ प्रोसेस हुज रिजल्ट यील्ड अ सेट ऑफ डाटा। जैसे एक काइन को टॉस करना, एक डाई को रोल करना, या एक काइन और एक डाई को साइमल्टेनियसली टॉस और रोल करना, ये एक अलग से एक्सपेरिमेंट है। बार बार जो है वो स्विच ऑन ऑफ करना किसी चीज़ का, और डिफरेंट ऑब्जर्वेशन उसकी, जो भी चीज़ है उसको देखना कि वो कैसा बिहेवियर देती है। मसलन 2 वे आपकी वॉशिंग मशीन है, उसके बिहेवियर के ऑन करें, फिर अगर जल्दी ऑफ कर दें, थोड़ी से डिले के साथ ऑफ करें, तो कैसे बिहेवियर आएंगे। अच्छा, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या चीज़ है? एक तो हो गया एक्सपेरिमेंट, दूसरा है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोसेसेस डिफरेंट रिजल्ट अंडर सिमिलर कंडीशन। कि कंडीशन चेंज नहीं आपने करनी। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि ये नहीं है कि एक दफ़ा जो है वो आपने लूडो का दाना जो है वो एक छोटी सी जो आपको साथ पैमाना गिवन होता है, छोटी सी डिबिया गिवन होती है, उसके अंदर डाल के फेंका है। दूसरी दफ़ा जो है वो एक बंदा स्टील का ग्लास ले आए 1 लीटर वाला, उसके अंदर डाल के फेंके। तीसरा बंदा जो है, 4 बंदे अगर आप खेल रहे हैं तो हर कोई अपने अलग अलग टूल नहीं इस्तेमाल करता, वो सारे के सारे एक ही टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके अंदर शेक करके रोल की जाती है डाई। तो इसका मतलब है जो कंडीशन है वो सिमिलर रखी जाती है, और इसके अलावा आप फर्दर उस पर क्या कंडीशन लगाते हैं, वो डाई जो है वो हमारी, वो जो बोर्ड है उसके ऊपर जो आएगा वो हम कंसिडर करेंगे, जो इससे नीचे जब चला जाएगा ये, तो उस वक्त हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। वो दोबारा इधर या पेनल्टी के तौर पे उसकी बारी ज़ाया कर देते हैं आप, और नेक्स्ट की टर्न आ जाती है। तो कुछ ना कुछ आपने कंडीशन रखी होती हैं, तो सिमिलर कंडीशन के अंदर जो है वो सारे लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपनी डिफरेंट कंडीशन जो है वो उसके अंडर परफॉर्म करे और फिर जो आउटपुट आए वो एक्सेप्टेबल हो। तो सिमिलर कंडीशन के अंदर जब आपके डिफरेंट आउटपुट आते हैं, प्रोसेस होता है, तो जो आउटपुट आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम जो होंगे वो हम देखते हैं एग्जांपल की मदद से। एक्सपेरिमेंट मसलन आपका फ्लिप अ काइन, काइन जैसे आप टास्क करते हैं, तो वो उसमें 2 ही ऑप्शन आउटकम के तौर पे आ सकते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आधा हेड और आधा टेल आ गया, या कोई दरमियान का रास्ता हो, या कोई तीसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके 2 ही फेस होते हैं काइन के। लेकिन एग्ज़ाम के मार्क्स जो हैं वो अगर आपके 100 मार्क्स हैं मैक्सिमम, तो मिनिमम मार्क्स 0 से लेकर दरमियान में कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3, या सम टाइम जो है वो ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि 0.5 के अंदर भी मार्क्स आपके आ रहे होते हैं। इसके बाद जो है वो कोर्स ग्रेड, ये अगर एक्सपेरिमेंट देखा जाए तो जो इसके आउटकम है, पॉसिबल आउटकम क्या है, जो ग्रेड आपके इधर आपको मिलते हैं वो आपके सामने इनलिस्ट है। एग्ज़ाम मार्क्स में जो है वो 100 नंबर का पेपर हो तो 0 से लेकर 100 के दरमियान में कोई भी मार्क्स आपके आएंगे। ये सारे के सारे पॉसिबल आउटकम है। हमेशा तो ये सारे नहीं ना आ सकते, एक ही आएगा एक बंदे के मार्क्स। किसी एक बंदे ने एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है तो उसके कोई एक मार्क, कोई एक यूनिक मार्क्स आएंगे ना।
76 मार्क्स आ गए हैं फॉर एग्जांपल, दूसरे बंदे के 74 आ गए हैं, लेकिन जो पॉसिबल नंबर ऑफ हमारे पास आउटकम है वो क्या है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, इसी तरह अप टू 100 तक। ये एक और चीज़ जो कि प्रोबेबिलिटी में भी इस्तेमाल होगी और आगे भी चल के काम आएगी थोड़ी बहुत सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी, वो है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या चीज़ है कि किसी भी डाटा सेट को एज अ कोलेक्टिवली अगर हम कंसिडर करें तो उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। A set consisting of all the possible outcome of random experiment is known as sample space। और सैम्पल स्पेस को एस के साथ कैपिटल थोड़ा सा आपने देखा बोल्ड किया गया है। एग्जाम्पल इसकी देख सकते हैं कि इन केस ऑफ टॉसिंग अ डाई सैम्पल स्पेस इज, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 आ सकता है डॉट, 2 अपर फेस पे आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6। तो वो जो सारे पॉसिबल आउटकम थे उनको हमने कोलेक्टिवली एक सेट की फॉर्म में लिखा। ये सेट हमारा क्या कहलाता है, सैम्पल स्पेस। इसी तरह किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम को जब हम कोलेक्टिवली एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो उस सेट का नाम क्या है, सैम्पल स्पेस। इवेंट जो है वो इस सैम्पल स्पेस का कोई ना कोई सबसेट होता है। एन इवेंट इज द इंडिविजुअल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट और सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। इसकी एग्जांपल दो गिवन है। ए बी आई एन इवेंट दैट डॉट ऑन द अपर फेस ऑफ डाई आर इवन। अगर इवन डॉट होने का इवेंट है हमारे पास, तो जो सैम्पल स्पेस है उसका एक सब पोर्शन ही है इवन डॉट अपीयर होना। 2, 4 और 6 अगर डॉट आते हैं, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, हमारा इवेंट ए जो है वो अकर हुआ है। वैसे तो ये 6 के 6 ऑप्शन आने के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन अगर हम एक डाई रोल करते हैं तो हमारे पास 2, 4 और 6 वाले सेट में से कोई एलिमेंट आ जाता है हमारा एज अपर फेस, तो हम जो है वो क्या कहेंगे, हमारा इवेंट ए अकर हो गया सिर्फ एक आने के साथ। ऐसा नहीं है कि 2, 4 और 6 तीनों आउटकम आए तो फिर जो है वो इवेंट अकर होगा। इवेंट कब अकर होगा कि अपर फेस जो है वो इवन नंबर ऑफ डाई शो करे, इवन नंबर ऑफ डॉट को शो करे। तो वो इवन नंबर ऑफ डॉट 2 डॉट आएंगे, 4 डॉट या 6 डॉट, इनमें से कोई एक आउटकम भी आ जाए तो हम कहेंगे इवेंट ए अकर हो गया। इसी तरह एक और इवेंट है आपके पास, इवेंट बी डॉट ऑन दी अपर फेस ऑफ डाई आर डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 दो ही सिर्फ नंबर हैं, इधर एक 3 है और एक 6 है, तो इन दोनों को हमने एक बी इवेंट की फॉर्म में लिख लिया है। अच्छा, जो सैम्पल स्पेस है वो भी सेट की फॉर्म में लिखी गई है, जो इवेंट है वो भी सेट की फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन करेक्टरिस्टिक इनमें कॉमन क्या है कि ये दोनों सेट हैं। और डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि ये एज अ होल एलिमेंट आ रहे हैं तमाम के तमाम पॉसिबल आउटकम, और जो इवेंट है उसके अंदर कुछ महसूस करेक्टरिस्टिक वाले एलिमेंट जो हैं वो लाए कर रही हैं। इसी तरह इवेंट दूसरे इवेंट में भी आप देख सकते हैं कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक के साथ हमने एलिमेंट रखे हैं, और ये एलिमेंट किधर से हैं, ये एक्चुअली सैम्पल स्पेस का सब पार्ट ही है। सारी की सारी सैम्पल स्पेस नहीं है लेकिन उसका कुछ सब पार्ट है। काउंटिंग रूल, बेसिक काउंटिंग रूल जो कि आपने ऑलरेडी भी कर रखे हैं, उनमें परमुटेशन आ जाता है और कम्बिनेशन आ जाता है। थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि इनके लिए जो टर्मिनोलॉजी आगे चल के इस्तेमाल करनी है उनकी डिटेल देख लेते हैं। फिर हमने आर ऑब्जेक्ट चूज करने हैं आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद ऑर्डर। ऑर्डर मैटर करता है, विद ऑर्डर या विद रिप्लेसमेंट, ये दोनों एक ही बात है। टेक्निकल वर्ड किसी जगह पे विद रिप्लेसमेंट इस्तेमाल करना पड़ता है और किसी जगह पे विद ऑर्डर। तो जब हमने टोटल n ऑब्जेक्ट्स में से r को चूज करना है तो वो हम कैसे चूज करते हैं, विद ऑर्डर अगर चूज करना हो तो वो NP-r के थ्रू। NP-r आपको पता है परमुटेशन होती है, कैसे इसको एवेल्युएट करते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। और इसी तरह अगर ये तो था n में से r ऑब्जेक्ट चूज करने हो, अगर n में से n ही ऑब्जेक्ट चूज करने हो विद सम ऑर्डर, तो फिर हमारे पास कितना आउटकम आता है, कितना आंसर आता है, n फैक्टोरियल आंसर आता है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है n माइनस एन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल विच इज़ 1, तो वी आर जस्ट लेफ्ट विद n फैक्टोरियल। अच्छा, ये एक
सिंपल सा क्वेश्चन अगर आप अपने आप से पूछ, हाउ मैनी 6 लेटर वर्ड आर पॉसिबल फ्रॉम लेटर, 6 लेटर हैं ए बी सी डी ई एफ, इफ इनको हमने डिफरेंट ऑर्डर के अंदर प्लेस करना है और फिर देखना है कि कितने 6 लेटर वर्ड बन सकती हैं, लेकिन साथ कंडीशन कुछ लगा दी गई है। इफ डी ई एफ आर टुगेदर इन गिवन ऑर्डर, ये जो वर्ड बनेगा इन 6 अल्फ़ाबेट के साथ, उनमें जो डी ई एफ है, डी ई एफ एक तो हमने उसको बंडल बना दिया कि डी ई एफ जो है वो इसी गिवन ऑर्डर के अंदर होगा। ये नहीं हो सकता कि डी के बाद एफ और फिर ई आए, ये तीनों साथ भी होंगे और इसी ऑर्डर के अंदर ही होंगे। इसका मतलब बंडल हो गया, ये एक एलिमेंट बन गया डी ई एफ। एक्चुअली तो 6 फैक्टर वर्ड बनेगा, लेकिन ए बी सी डी ई एफ के अंदर डी ई एफ का एक बंडल बन गया है, इसका ऑर्डर अब चेंज नहीं कर सकते। तो हम कितने पॉसिबल जो लेटर हैं वो लिख सकते हैं, 6 लेटर वर्ड 6 लेटर वर्ड हम कितने पॉसिबल लिख सकते हैं, ये हमने एक तो बताना है। दूसरा जो है वो, दूसरे में भी यही चीज़ फाइंड करनी है, लेकिन अब कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इफ डी ई एफ आर टुगेदर इन एनी ऑर्डर, कि डी ई एफ का जस्ट एक साथ होना तो लाजमी है, साथ साथ चेयर उनकी हों। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट हैं वो डी ई और एफ, तो उनकी चेयर साथ साथ होनी लाजमी है, दरमियान में कोई और ना बैठे, ना ही कोई चेयर खाली हो। लेकिन वो तीन अगर सहेलियाँ डी ई और एफ, तो वो किसी भी ऑर्डर में बैठ सकती हैं। किसी दिन डी जो है वो सेंटर में बैठ सकती है, किसी दिन ई सेंटर में आ सकती है, किसी दिन एफ सेंटर में। तो अब ये सेकंड वाला जो हमारे पास ऑप्शन है, इसके अंदर कितने 6 लेटर वर्ड हमारे पास पॉसिबल है। तो पहले वाले में कितने हैं और दूसरे वाले में कितने हैं। दूसरे वाले में, पहले वाले में 24 ऑप्शन आता है आंसर आएगा, और दूसरे वाले में 144। कैसे आएगा ये ज़रा आप खुद ट्राई कीजिएगा, ऊपर जो फार्मूला है ये कैसे अप्लाई करके आएगा आंसर, इस पे ज़रा खुद वर्क आपने करना है। ऊपर वाले का आंसर है 24, सेकंड का आंसर है 144। अच्छा, दूसरा जो काउंटिंग प्रिंसिपल है हमारे पास, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का भी इस्तेमाल होता है, एनसीआर जिसे आप कहते हैं। जब आर ऑब्जेक्ट्स को चूज करना हो आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ये तो वही चीज़ है ऊपर वाली, लेकिन विदाउट आर्डर या विदाउट रिप्लेसमेंट। अब कोई आर्डर मैटर ना कर रहा हो तो उस वक्त जो है वो आपका कम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। एन में से अगर आर चूज करनी है तो एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद एन माइनस आर फैक्टोरियल। बाद अगला प्रिंसिपल जो है काउंटिंग प्रिंसिपल, वो क्या है, प्रोडक्ट रूल। If set S1 and S2 contain n and m element respectively, there are m cross n way of choosing first an element of S1 and then an element of S2. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, इसमें है क्या कि अगर दो डिफरेंट सेट हैं, एक के m एलिमेंट है दूसरे के n एलिमेंट है, तो दोनों की जो कलेक्टिवली सैंपल स्पेस बनेगी उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, m क्रॉस n। ये वाला प्रोडक्ट रूल हमें ये बता रहा है। तो कलेक्टिव अगर दोनों एक्सपेरिमेंट एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं तो उस वक्त हमारे पास m क्रॉस n वे होंगे चूज करने के। एग्जाम्पल की मदद से भी आगे चल के देखती हैं। तो हेड और टेल सैंपल स्पेस सारा काइन है, और इसी तरह जो है वो आपके पास 1 से लेकर 6 तक सैंपल स्पेस फॉर डाइस है। अब जॉइंट एक्सपेरिमेंट अगर हम परफॉर्म करते हैं कि एक काइन टास्क करना है और साथ एक डाई रोल करनी है, तो उस वक्त जो है वो हमारे पास जो कंबाइन एक्सपेरिमेंट होगा उसके आउटकम कैसे आएंगे कि 1 के साथ दो ऑप्शन है हमारे पास। डाई के ऊपर अगर 1 आए तो ऐसा पॉसिबल है कि उस वक्त जो हमने काइन टास्क किया था उसमें हेड आए या टेल आए। तो 1 के साथ हेड आ गया, 2 के साथ भी हेड आ गया, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 और 6 के साथ। तो ये कितने एलिमेंट बन गए, 6 एलिमेंट। अब हमारा एलिमेंट क्या है, इस जॉइंट एक्सपेरिमेंट का एलिमेंट कैसा होगा, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। दो पोजीशन इसमें होंगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दो कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, काइन को टास्क करना, सेकंड कंपोनेंट क्या है, डाई को रोल करना। तो हर कंपोनेंट से एक आउटपुट जो है वो हमारा पॉसिबल आउटपुट
आउटपुट की फॉर्म में आएगा, और ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमारे पास आउटपुट आ रही है। आपने देखा कि आपको पैराथेंसिस के अंदर जो है वो 1 विद एच कंबाइन हुआ नज़र आ रहा है, फिर 2 विद एच कंबाइन हुआ नज़र आ रहा है, और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 जो है वो टेल के साथ मिल रही है। ये प्रोडक्ट टूल की एग्जांपल थी। इसके बाद कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। अगर आपके पास सैंपल स्पेस एस है तो कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ए का क्या मतलब होगा, जो एस में से अगर ए के एलिमेंट निकाल दिए जाएं, इवेंट ए के एलिमेंट, तो जो लेफ्ट ओवर एलिमेंट बचेंगे उसको हम क्या नाम देते हैं, ए कंप्लीमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाई रोल करने की सैंपल स्पेस है 1 से लेकर 6 तक पॉसिबल, उसमें जो आउटकम आते हैं होते हैं। तो ए में एलिमेंट हमने रखे थे जैसे कि इवन अपर फेस अकर होने के वाले 2 4 6, तो ए कंप्लीमेंट क्या बनेगा, इस सैंपल स्पेस में से 2 4 और 6 अगर एक्सक्लूड कर दिए जाएं तो जो लेफ्ट ओवर एलिमेंट है वो हमारे ए कंप्लीमेंट। डिसजॉइंट एलिमेंट क्या होते हैं, जब उनकी इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन ना आए, एम्प्टी आए। अब प्रोबेबिलिटी की तरफ आते हैं। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या है, एक मेजर है। मेजर क्या है, अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक आप न्यूमेरिकल नंबर फाइंड करते हैं। वो नंबर आपको बताता है कि अकर होने के चांस कितने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट ए इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इस डेफिनेशन को हम जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी और मज़ीद कि इसमें दो चीज़ें इस्तेमाल करके हम कैलकुलेशन करते हैं। वो जो मेजर है वो किसकी बेस पे है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ए और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इन दोनों की डिवीजन जब करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मिल जाती है। इस प्रोबेबिलिटी के दो एक्सियम हैं। एक्सियम होने का मतलब है कि किसी भी इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस एस का कोई भी इवेंट है 1 2 ए बी जो भी है, उसकी जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई बिटवीन 0 और 1 होगी। 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती, ऐसी में ये है। ये वाला रूल कभी भी वायलेट नहीं होगा प्रोबेबिलिटी। दूसरी एक्सियम क्या है कि जब हम तमाम इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। भी सैंपल स्पेस के तमाम सब इवेंट का अगर हम सम करें तो वो सम जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का सम करें तो वो 1 के इक्वल आएगा। प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल देखते हैं, सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर सैंपल स्पेस हमारे पास डाई की है तो अगर एक डाई रोल की जाए तो वो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनती है यहाँ पे हमें याद हो जानी चाहिए कि वो क्या है, कि उसमें 1 से लेकर 6 तक डाट आती हैं। उसको हमने सेट की फॉर्म में लिख लिया, सेट एस की फॉर्म में। जब सेट एस की फॉर्म में लिख लिया है तो अब अगली चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगी, एक डाट अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 1 ऑन दी अपर फेस। ये क्या होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 आने की क्या होगी, 3 आने की, 4 5 और 6 आने की। क्या क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमने कैलकुलेट करनी है। इसकी मदद से अगला भी थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई भी करेंगे। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी का जो रूल हमने पढ़ा है वो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो अगर आप इस सैंपल स्पेस के अंदर देखें तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6। डिवीजन में क्या आ जाएगा, 6। अब हर इवेंट जो है वो अलग एक इवेंट है। मसलन पहला इवेंट क्या है कि अपर फेस पे 1 अपीयर हो, तो 1 अपीयर होने के लिए जो आउटकम पॉसिबल आउटकम फेवरेबल आउटकम आता है, कि अगर ये फेवरेबल इस वजह से कहते हैं कि अगर ये वाला इवेंट अगर हो जाए तो उस वक्त सॉरी ये वाला अगर आउटपुट आ जाए तो उस वक्त ये इवेंट अकर हो जाता है।
तो जितने भी आउटकम आने के साथ जो है वो हमारा इवेंट अगर हो रहा हो, उनको हम क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम। मसलन अब 1 के अपीयर होने के लिए क्या है फेवरेबल, वो एक ही एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, 1 इटसेल्फ। अगर 1 आएगा तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 में जो हमने देखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 के लिए भी एक ही फेवरेबल आउटकम है, इटसेल्फ 2। 3 के लिए भी, 4, 5 और 6 के लिए भी। तो फेवरेबल आउटकम हर दफ़ा 1 है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है विच इज़ 6। तो हमारे पास ये तमाम आउटकम की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ गई, 1/6 के इक्वल आ गई। अगला जो क्वेश्चन का मॉडिफाइड पार्ट है कि हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डॉट अपीयर हो। तो इसका मतलब है इवन डॉट हमारे पास कौन कौन से हैं, 2, 4 और 6। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को हमने ऐड कर दिया, 1/6, 1/6 और 1/6। तो आंसर आया हमारे पास 1/2। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें आप ज़रा, अ फेयर काइन इज टॉस 2 टाइम। पहले हम इससे पहले एक ही काइन की बात करते थे, अब 2 काइन आ गए हमारे पास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड अपीयर। अच्छा, जो हमें एक्सपेरिमेंट बताया गया पहले उसकी सैंपल स्पेस लिखनी है हमने। अ फेयर काइन इज टॉस 2 टाइम। जब एक ही काइन को हम टॉस करेंगे 2 दफ़ा तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम आते हैं वो कितने हैं, 4 हैं। एन ऑफ एस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो कितने हैं, 4। अब वो बनेंगे कैसे कि पहले काइन पे भी अगर हेड आ जाता है, दूसरे पे भी हेड आ जाता है, तो हमारे पास जो आउटकम बनेगा वो क्या होगा, हेड और हेड, पहला आउटकम। क्योंकि अब एक काइन को 2 दफ़ा जो है वो टॉस करना, तब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो रहा है। एक ही काइन को 2 दफ़ा टॉस करना है तो तब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। तो अगर एक्सपेरिमेंट की 2 प्लेसेस हैं, इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम टॉस, सेकंड टाइम टॉस ऑफ काइन। तो अब पॉसिबल क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट प्लेस पे हेड आ जाए, सेकंड प्लेस पे हेड आ जाए, फर्स्ट प्लेस पे हेड के साथ सेकंड प्लेस पे टेल आ जाए, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहली प्लेस पे टेल आ जाए और दूसरी प्लेस पे हेड आ जाए। और एक और मजीद ऑप्शन है कि पहली प्लेस पे टेल के साथ दूसरी प्लेस पे भी टेल आ जाए। तो ये चारों के चारों जो है वो हमारे पास पॉसिबल आउटकम है। तो पॉसिबल आउटकम को हमने एक जगह पे कलेक्टिवली एज अ सैंपल स्पेस लिख लिया। अब उसके बाद जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो क्या है, एट लीस्ट 1 हेड अपीयर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड अपीयर। इसका मतलब है जो इवेंट है हमारा जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो क्या है, एट लीस्ट 1 हेड अपीयर। एट लीस्ट 1 हेड अपीयर के अंदर जो फेवरेबल आउटकम है वो कौन कौन से हैं, कि अगर ये हमारा पहले वाला आउटपुट आ जाए, इसमें कम से कम एक हेड है, दोनों ही हेड हैं बल्कि, तो वो इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक है, दोनों हेड हैं, हेड और टेल वाला और टेल और हेड वाला। इसका मतलब ये 3 जो है वो फेवरेबल आउटकम है टू ए। अगर इन तीनों में से कोई आ जाए तो हम कहेंगे इवेंट ए अकर हो गया। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ए जो है वो 3 है और टोटल पॉसिबल नंबर जो है वो सैंपल स्पेस के अंदर 4 है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड अपीयर जो है क्या आएगी हमारे पास, 3/4, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मजीद एग्जांपल देखें आप। इस एग्जांपल के अंदर जो है वो जो हमने अभी रूल पढ़े थे कुछ, उनका भी साथ इस्तेमाल हो रहा है। देखें, 2 चीज़ें हम इधर इस एग्जांपल में देखने जा रहे हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। वो नंबर ऑफ ए फाइंड करने के लिए या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट जो है वो काउंटिंग रूल अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन के थ्रू कर सकते हैं, एडिशन रूल है, प्रोडक्ट रूल है, परमुटेशन है।
तो जो भी हमारा फिजिबल होगा वो सिचुएशन के मुताबिक हम अपना काउंटिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो हमारी एग्जांपल है वो क्या कह रही है, स्टेटमेंट हमें बता रही है कि कोई एम्प्लॉयर विशेज टू हायर 3 पीपल फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 15 इक्वली क्वालिफाइड एप्लीकेंट। इक्वली क्वालिफाइड इस वजह से कह दिया गया इधर कि वो जो बायसनेस है वो ख़त्म हो जाए, या वो जो शुरू में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि सेम कंडीशन के अंदर आपका वही काम दोहराया जाए, सेम ऑब्जर्वेशन, सेम कंडीशन, तो उस वक्त जो है वो आपके पास जो है उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए जो है वो इक्वली क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स का जिक्र किया गया है। ये नहीं है कि एक बंदा जो है वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आया हुआ है, दूसरा बीए की डिग्री लेके आया हुआ है, तीसरा एमबीए की डिग्री लेके आया हुआ है, तो उन तीनों का जो है वो एक ही सीट के ऊपर जो है वो compete करना ये मुनासिब ही नहीं है। तीनों की जो है क्वालिफिकेशन डिफरेंट नेचर की है। इक्वली क्वालिफाइड लोग जो हैं वो 15 हैं टोटल। 15 में से भी आगे मजीद कैटेगरी बता देगी कि 8 मर्द हैं और 7 औरतें हैं, 8 मैन एंड 7 वुमेन। लेकिन कितने हायर करने हैं, टोटल 3 हायर करने हैं। अब वो 3 किधर से हायर होते हैं, वो तीनों के तीनों मेन से हायर हो सकते हैं, वो तीनों के तीनों वुमेन से हायर हो सकते हैं, या डिफरेंट ऑप्शन है कि एक इधर से मेन से आ जाए, 2 वुमेन से आ जाए, 2 मेन से आ जाए, 1 वुमेन से आ जाए। इसी तरह जो है वो बाकी ऑप्शन भी हो सकती है। टोटल 3 सिलेक्ट करने हैं। जो है वो स्टेटमेंट के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ऑल 3 सिलेक्टेड आर वुमेन। जो 2 कैटेगरी हैं, एक मैन की कैटेगरी है, एक वुमेन की कैटेगरी है, वो हमें बताया गया कि सारे के सारे सेकंड कैटेगरी से जो है वो चूज हो जाएं। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन रही है, अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इस केस में कैसे पता चलेगी कि टोटल 15 लोग हैं, 15 में से 3 की सिलेक्शन करनी है। आर्डर जो है वो मैटर नहीं कर रहा, कोई आर्डर का जिक्र नहीं किया गया कि हमने उनको पहली पोजीशन देनी है, दूसरी और तीसरी पोजीशन देनी है, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं किया गया। या उनको प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और कोई और मिनिस्ट्री देनी है, ये भी जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब है आर्डर मैटर नहीं करता, जस्ट 3 जो है वो लोग चूज करने हैं। जब 3 लोग जस्ट चूज करने हैं विदाउट एनी आर्डर, विदाउट एनी पोजीशन, कोई रिवार्ड नहीं उन्हें मिलना पहली दूसरी पोजीशन तीसरी का, तो इसका मतलब है वो तीनों इक्वल है। वो पहले कोई चूज हो या कोई बाद में चूज हो, कोई मसला नहीं है। तो इसको क्या हम कहेंगे, विदाउट आर्डर चूज हुए हैं। 15 में से 3 लोग विदाउट आर्डर अगर हमने चूज करने हो तो कितने पॉसिबल हुए हैं, 15C3। कम्बिनेशन का इस्तेमाल क्यों किया हमने इधर, क्योंकि 15 टोटल लोग हैं, पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स कह लें आप, चलें लोग नहीं कहना चाहते तो उनमें से जो है वो 3 ऑब्जेक्ट्स आपने चूज करने हो तो कैसे चूज होते हैं, 15C3। और ये क्योंकि तमाम पॉसिबल वे हैं जिनमें 3 लोग सिलेक्ट किए जा सकते हैं, तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल वे ऑफ सैंपल स्पेस आ गए, जो मैक्सिमम हो सकते हैं कितने हैं, 455। वैसे दूसरा तरीका क्या था, आप ये 3 की सिलेक्शन करके देख लें, जितनी भी बनती हैं उनको कलेक्टिवली एक सेट के अंदर लिखें, तो वो एक्चुअली एक बड़ा मुश्किल काम है। क्या है कि 455 उसमें ये सिलेक्शन के तरीके का डिफरेंट हो सकती हैं। अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या है कि ऑल 3 सिलेक्टेड आर वुमेन। 3 लोग तो सिलेक्ट करने ही करने हैं, लेकिन वो तीनों के तीनों क्या हों, वुमेन हों। अब 2 कैटेगरी हैं हमारे पास, इसमें कम्बिनेशन रूल के साथ साथ हम प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करने जा रहे हैं कि 7 लोगों में से 3 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ये एक्स नहीं है ये मल्टीप्लाई है, और 8 लोगों में से 0 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। वैसे तो 8C0 जो है वो 1 नहीं बनता है,
लेकिन अगर थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन होगी, जैसे कि इसके बी पार्ट के अंदर आने वाली है, तो उसके लिए जो है वो आपको इसी तरीका कार से ही चलना होता है ताकि गलती के चांसेस ना रहें। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हमने 3 लोग सिलेक्ट करने थे, 2 कैटेगरी थी। एक कैटेगरी में 7 लोग थे, दूसरी में 8 लोग थे। 7 वाली कैटेगरी में से 3 लोग सिलेक्ट हो गए हैं, 8 वाली कैटेगरी में से हमें ऑटो पे नज़र आ रहा है कि 0 लोग ही सिलेक्ट होंगे। और जितने भी पॉसिबल आउटकम थे दोनों के हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। दूसरे से आंसर 1 आ रहा है, 7C3 का आंसर 35 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या बन गई, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, 35 डिवाइडेड बाई 455। अगर ये आपको लगे कि मज़ीद मॉडिफाई हो रहा है या सिंप्लीफाइड हो रहा है तो आप इसको डिवीजन करके सिंप्लीफिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी एग्जांपल का सेकंड पार्ट है, एट लीस्ट वन वुमेन इज सिलेक्टेड। अब एट लीस्ट वन वुमेन में क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं कि जो 3 लोग सिलेक्ट होंगे उनमें एक औरत हो और 2 मर्द हों, या तो ये ऑप्शन आएगा, या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि 2 औरतें हों और 1 मर्द आए, या तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है कि तीनों की तीनों औरतें सिलेक्ट हो जाए। बी पार्ट की बात चल रही है। तो बी पार्ट में हमारे पास 3 ऑप्शन है। एट लीस्ट वन वुमेन का मतलब है कि 3 तरीकों से ये चीज़ जो है वो चूज हो सकती है। कम से कम 1 औरत, 2, कम से कम का मतलब ये है कि 1, फिर इससे ज़्यादा जितने भी पॉसिबल है वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन इसके साथ कैलकुलेशन कैसे करनी है ज़रा उसको देखें। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो उसी तरह ही रहा है। नंबर ऑफ बी जो है वो हमने फेवरेबल आउटकम के नंबर फाइंड जब किए हैं तो वो कैसे फाइंड किए, तो हमने 3 पॉसिबल वे निकाले थे कि एक वुमेन सेलेक्ट हो 2 मर्दों के साथ, 2 वुमेन सेलेक्ट हों 1 मर्दों के साथ, या तीनों ही वुमेन सेलेक्ट हों विद 0 में। जो वुमेन है वो 7 है, तो 7C1 मल्टीप्लाई विद 8C2, एक औरत और 2 मर्द। मर्द जो है वो मर्दों वाले पोर्शन से सिलेक्ट होंगे, औरतें जो हैं वो औरतों वाले पोर्शन से सिलेक्ट होंगी। जब हमने उन्हें कंबाइन कर दिया है, मर्द औरत की कोई हमने उनमें हद नहीं रखी, तो तब ये 15C3 हमने किया है कि 15 में से कोई भी 3 सिलेक्ट होने के कितने चांसेस हैं, 455। लेकिन जब हमने ये कंडीशन लगा दी है कि एटलीस्ट वन वुमेन इज सिलेक्टेड, तो वो 3 पॉसिबल वे में हो सकती है। उन तीनों पॉसिबल वे की कैलकुलेशन को हमने आपस में ऐड कर दिया, एडिटिव लॉ ऑफ काउंटिंग आपने अप्लाई किया। इसी तरह फिर जब इसका आंसर सिंप्लीफाई होके आया है 399, तो उसको आपने नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस जो आपके नंबर बनते थे उससे डिवाइड कर दिया। मजीद सिंप्लीफाई करने से आंसर आ गया। ये कुछ सिंपल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम है जो कि आपकी कैलकुलेशन को इजी कर देते हैं। मसलन अगर हमें किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पता है, इवेंट ए जो है वो सैंपल स्पेस के अंदर लाई करता है, तो उसके कंप्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे फाइंड होगी, वो बड़ा आसान काम है। सम टाइम ऐसे होता है कि एक इवेंट इटसेल्फ तो बहुत लंबा चौड़ा आउटकम दे रहा है, लेकिन जब उसका कंप्लीमेंट लें तो वो स्मॉल पोर्शन एक चूज करता है, उससे कैलकुलेशन करना हमारे लिए ईजी हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होता है। या अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है तो अल्टरनेटिवली आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। इसी तरह अगर आपके 2 इवेंट हैं ए और बी, कोई भी आर्बिट्रेरी इवेंट है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग दैट वन ऑफ देम अकर इज, एक अकर हो रहा है, कोई भी एक अकर हो रहा है, आइदर वन ऑफ देम अकर का क्या मतलब है कि एक अकर हो सकता है या दोनों भी अकर हों तो उस वक्त भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और आइदर की अगर स्टेटमेंट आपके पास आ जाए तो आप ये फाइंड करते हैं ए यूनियन बी। कोई भी 2 इवेंट हैं, कोई डिसजॉइंट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं की गई, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ही।
लेकिन अगर ये इवेंट ए और बी डिसजॉइंट हो तो उस केस में हमें पता है ये इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है, और फिर एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी जो मर्जी कर लें उसके अंदर जीरो एलिमेंट ही आना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस 2.1 स्पेशल केस के अंदर जब ये ए और बी डिसजॉइंट होंगे उस वक्त ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी। तब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो सिंपली सम ऑफ टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के सम के इक्वल आ जाएगी। ये जो तीसरा आपके पास थ्योरम है ये प्रीवियस वाले थ्योरम की मॉडिफिकेशन है। वो 2 इवेंट के लिए था, ये 3 इवेंट के लिए। इसकी डेरिवेशन अगर आप करना चाहें तो बड़ी इजी है। ये 2 वाला और 3 वाला देखने का पर्पस ये है कि आप इसको जो नेक्स्ट वाला थ्योरम है के लिए, के इवेंट के लिए, उसके लिए जनरलाइज कर सकें। तो उसके लिए हमने पहले 2 वाले से पैटर्न देखा है, फिर अब 3 वाले से पैटर्न देखने जा रहे हैं। तो 3 इवेंट के साथ अगर 3 इवेंट के यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? पहले ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी और सी की प्रोबेबिलिटी, सिंगल इवेंट जो है इनकी प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, माइनस जो आर्डर पेयर बनते हैं। मसलन ये 3 है तो 3 में से क्या क्या पॉसिबल आर्डर पेयर बनते हैं? ए का आर्डर पेयर विद बी बनता है, इसी तरह बी का सी के साथ बनता है और ए का सी के साथ बनता है। इसके अलावा और कोई आर्डर पेयर नहीं बनता। अगर आप बनाएंगे भी तो वो जस्ट आपका रीअरेंजमेंट कोई होगी, इसके अलावा और तीनों के अलावा और कोई आर्डर पेयर नहीं बनता। तो जो आर्डर पेयर की प्रोबेबिलिटी है वो हम क्या कर रहे हैं? माइनस करनी है। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऐड हुई, दो दो आर्डर पेयर वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट हुई, फिर इसके बाद जो 3 इवेंट की इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी दोबारा से ऐड हो गई। पहले वाला साइन आपने देखा, जो आड नंबर आ रहे हैं उनके साथ साइन हमारा पॉजिटिव है, जो इवन नंबर की इंटरसेक्शन आ रही है उनके साथ हमारा साइन नेगेटिव है। इवन नंबर का मतलब है जो 2 इवन की इंटरसेक्शन है जो उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहे हैं तीनों एलिमेंट के साथ, और फिर जो उसके बाद दोबारा आड वाली आई है उसके साथ पॉजिटिव साइन आ गया। तो लेफ्ट साइड पे आप देखें ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी है, दरमियान में यूनियन का साइन है। लेकिन राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन की बेस पे आपकी कैलकुलेशन हुई है। इसको आप ड्राइव करना चाहें तो आप प्रीवियस वाले रिजल्ट को इस्तेमाल करके ड्राइव भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप सपोज कर लें बी यूनियन सी जो है वो आपका एक नया इवेंट है डी के इक्वल, तो ये आपका लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी? ए यूनियन डी। ए यूनियन डी के लिए आप प्रीवियस रिजल्ट के थ्रू जब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। अब दोबारा जिधर जिधर डी आया है दोनों साइड पे डी की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास इसी तरह का रिजल्ट बन जाएगा। अच्छा, ये तो 2 और 3 के लिए हमने पैटर्न देखा है। अब के इवेंट के लिए जो है वो हम अगर ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी देखना चाहें A1 से लेकर AK तक के इवेंट की यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले जैसे हमने सिंगल सिंगल वाले इवेंट को ऐड किया, तो क्योंकि ये के इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AI और सम ऑन I वेरीज फ्रॉम 1 to K। तो तमाम सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपस में ऐड हुई, हमने एक समेशन की फॉर्म में लिख दिया ताकि फार्मूला थोड़ा सा शार्ट हुई। उसके बाद जैसे ऊपर पैटर्न चल रहा है अल्टरनेटिव साइन आ जाता है। अगर पहले पॉजिटिव हो तो आगे दूसरी टर्म जो है वो नेगेटिव में आती है। माइनस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे वेयर आई इज लेस देन जे, कि हमने इनमें थोड़ा सा ऑर्डर रख लिया A1 A2, जो आई इवेंट है सॉरी जो आई सबस्क्रिप्ट है ये अगर लेस होगा, जो भी पहले आ रहा है उसको हम आई का नाम दे रहे हैं। ए आई पहले आएगा और जो इंटरसेक्शन के बाद वाला है उसको हम नाम देंगे ए जे का। जब भी आई इज लेस देन जे है तो इसका मतलब है वो 2 2 के आर्डर पेयर जो बन रहे हैं उनके साथ नेगेटिव साइन आएगा। फिर उसके बाद अगली चीज़ क्या आती है? 3 3 के जो पे ट्रिपलेट बनते हैं उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? ऐड होगी। इसमें भी जो पहले आएगा उसे
ए आई सबस्क्रिप्ट के साथ शो किया गया, जो सेकंड पे है जे, और जो लास्ट पे है वो एल के साथ है। और इनमें आर्डर क्या पाया जाएगा, आई इज लेस देन जे इज लेस देन एल। साइन इसमें इंपॉर्टेंट है, पहले सिंगल वाली टर्म जो थी वो ऐड हुई, दो दो वाली सब्ट्रैक्ट हुई, तीन तीन वाली फिर ऐड हुई। इसी तरह पैटर्न चलता जाएगा। चार चार वाली अगर आप गैस करना चाहें तो वो क्या होगी, अगेन नेगेटिव होगी। पांच वाली फिर पॉजिटिव, छः वाली फिर नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, इसको जनरल टर्म लिख के काम खत्म करते हैं। A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन ए के। अब के अगर इवन है तो उस पर डिपेंड करेगा, और अगर के आड है तो उस पर डिफरेंट थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव का असर पड़ जाएगा। -1 रेज टू पावर के प्लस 1, साथ साइन चेंजिंग के लिए, जैसे इधर आपका साइन चेंज हो रहा है, अल्टरनेटिव साइन आ रहा है, उसी तरह जो है वो ये -1 रेज टू पावर के प्लस 1 जो है वो आपको अल्टरनेटिव साइन जनरेट कर देगा। ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बताया गया इधर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन दैट अनदर इवेंट हैज अकर्ड, कि किसी एक इवेंट के अकर होने का जो है वो किसी और इवेंट के अकर होने के साथ लिंक हो। मसलन एक इवेंट है कि हमारा कप्तान जो है वो क्रिकेट टीम का आज मैच खेलता है, उसको इवेंट ए का नाम दे देते हैं। फिर इवेंट दूसरा इवेंट जो है वो उसको नाम दे देते हैं कि पाकिस्तान मैच जीत गया है। अब उनमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहेंगे, तो वो किस तरह की हो सकती है कि अगर हमारा कप्तान खेला है तो हम मैच जीत जाएं। इस तरह की प्रोबेबिलिटी जो है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि एक कंडीशन आ गई है कि वो बंदा एक खेलेगा तो हम मैच जीतेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी। इसके लिए भी कुछ जो है वो बेसिक थ्योरम है, तो इनको हम रिवर्स एक्चुअली अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रिजल्ट आते हैं ए इंटरसेक्ट ए, ये स्ट्रेट लाइन है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ए और बी के दरमियान में, इधर आपको राइट साइड पे नजर आ रही है, ये गिवन दैट या प्रोवाइडेड दैट इसे कहते हैं, या गिवन दैट कहते हैं, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप देख रहे हैं 5 के अंदर दो आइडेंटिटी हैं हमारे पास, एक ए इंटरसेक्शन बी के लिए आइडेंटिटी पहली इक्वेशन में, और एक ए इंटरसेक्शन बी के लिए दूसरी में। जस्ट लिखने का तरीका कार में फर्क है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये एक सिंगल प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, ए प्रोवाइडेड दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। पहली कंडीशन पहली वाली इक्वेशन बता रही। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को लिखने का अल्टरनेटिव वे भी मौजूद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो भी आपकी कंडीशन आ रही है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। लेकिन फिर ये प्रोबेबिलिटी जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका नॉन जीरो होना भी लाजमी है। ये साथ बता दिया गया है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ऑफ इवेंट ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, और बी गिवन दैट ए जो है वो इसके रिवर्स है। वो बी की प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। अगर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज जस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू प्रोडक्ट हो जाएगी। और ए गिवन दैट बी, इस केस में फिर क्या रह जाएगा, अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम ऊपर इस्तेमाल करें तो ए गिवन दैट बी जो है वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन पे बन जाएगा, probability of A given that probability of A multiply with probability of B divided by probability of B. So we are just left with probability of A. इसी तरह अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो B given that A is equal to probability of B भी होगा। अगली एग्जांपल पे देखें, a coin is tossed 4 times। 4 दफ़ा एक काइन टॉस करें तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे, या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी बनेगी, वो क्या है 2 raised to power 4।
क्योंकि हर काइन के अंदर कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, एक हेड का ऑप्शन है, एक टेल का ऑप्शन है। और एक काइन को हम 4 दफ़ा टास्क कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2, 2 एक्चुअली 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम उसको कलेक्ट करके पावर को 1 1 1 1 4 टाइम हमने लिख लिया 2 रेज़ टू पावर 4। अगली चीज़ है ट्री डायाग्राम। ये वाली जो सैंपल स्पेस हमने बनाई है ये ट्री डायाग्राम के थ्रू बनती है। वैसे आप रैंडमली बनाना शुरू करेंगे तो कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो ट्री डायाग्राम बनाने का बड़ा आसान तरीका है। पहली प्लेस पे आप जो है वो एक हेड प्लेस कर दें और एक टेल प्लेस कर दें, फिर उनके आगे जो है वो इसी तरह 2-2 बार लगाते जाएं, क्योंकि हर काइन के ऊपर 2 ही ऑप्शन है, तो हर ऑप्शन के सामने जो है मज़ीद 2-2 बार लगाते जाएं। तो इस तरह जो है वो 4 लेवल बनेंगे इसकी। पहले काइन का टास्क, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का और फिर चौथे का, और फिर उनको रीड करके कंबाइन करके हम इस तरह की सैंपल स्पेस बना सकते हैं। अब अगली चीज़ क्या है कि ए बी एन इवेंट दैट एट लीस्ट वन हेड अकर। ये इवेंट है कम से कम एक हेड तो लाजमी आया हो। इसका मतलब है चारों हेड भी आ सकते हैं, 3 वाले भी अलाउड हैं, 2 वाले और 1 वाले भी। जो फेवरेबल आउटकम इसमें आ रहे हैं हमारे पास वो 15 हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं वो कितने हैं, 16। तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 15/16। अब एक तरफ दो देखें आप, जो ऊपर हमने थ्योरम पढ़ा है उसका अप्लाई करना चाह रही हैं, तो अगर हम इसका कंप्लीमेंट इवेंट का फाइंड कर लेते एट लीस्ट वन हेड अकर का, तो एट लीस्ट वन हेड अकर का कंप्लीमेंट बनता है नो हेड अकर। एट लीस्ट में क्या क्या आ जाता है, वन हेड में 1 2 3 और 4, और इसका कंप्लीमेंट फिर क्या बनेगा, नो हेड अकर। सारे के सारे आउटकम टेल ही है। हम इस कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो वो क्या बनती है 1/16। और अगर हमने ऊपर जो रूल पढ़ा था कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का, वो प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दें तो कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और अगर कंप्लीमेंट की पता चल गई है तो आप ओरिजिनल इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे बाय माइनसिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट फ्रॉम 1। और मज़े की बात है आपका आंसर सेम आया है। जो आंसर आपने डायरेक्ट फाइंड किया और जो आंसर आपने इस कंप्लीमेंट के थ्रू फाइंड किया, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम आंसर आ रहा है। ऑफ डाई आर थ्रोन रैंडमली। अब 2 डाई रोल हो रही हैं, तो उनमें जो है वो हमने क्या देखना है, गेटिंग अ टोटल ऑफ आइदर 5 और 11। ये 5 और 11 का मतलब है कि हमें 2 इवेंट बताए गए हैं, आइदर जो है वो 5 है या 11 है। आइदर और जब आ जाता है तो इसका मतलब है कि एक इवेंट अगर 5 आने का है, दूसरा इवेंट 11 आने का है, तो जो हमने इवेंट फाइंड करना है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर 5 जो है वो हमारे पास, और इसी तरह 11 है। तो इसमें 2 डाई जब रोल की जाती हैं तो उनका सम करें, तो वैसे तो वो सारे आउटकम जो है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या क्या पॉसिबल है, लेकिन अभी पर्पज़ हो रहा है कि जो उनका सम करने से हमारे पास क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। वो 2 से लेकर 12 तक जा सकते हैं। 1 इसमें पॉसिबल नहीं है, 0 पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है जो सम आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं, अपर फेस के 2 से लेकर 12 तक। आपके सामने ये सिचुएशन गिवन है। एक डाई के आउटकम हमने ऊपर ब्लैक में लगाए हुए हैं, एक के ये पर्पल टाइप में लगाए हुए हैं। अब इन दोनों के पॉसिबल जो सम है वो हमने लिखनी है सामने। अब हम किन सम के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जिनमें 5 आए और जिनमें 11 आए, तो वो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें इधर से एक नज़र में देखे में पता चल सकती है। अच्छा, अब ए इवेंट बता दिया गया कि रोलिंग डाइस हुज सम इज 5। ऐसे इवेंट है कि अगर सम किया जाए दोनों अपर फेस डाई का तो वो सम 5 बने।
तो वो हमारे पास 1+4 5, 2+3 3+2 और 4+1, ये चारों के चारों जो है वो 5 सम ले रहे हैं। और इसी तरह बी इवेंट है whose sum is 11। दो इवेंट है एक्चुअली, एक सम 5 वाला, दूसरा 11 वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर हमें फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट और फिर क्योंकि दो इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इसमें से माइनस हो। ये एग्जांपल जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी मैं बाकी लेक्चर अपलोड कर देता हूँ।